नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि काबुल पर कब्जे के दूसरे हफ्ते में तालिबान दाखिल तो हो चुका है, लेकिन क्या वाकई अफगानिस्तान में और काबुल में लोग तालिबान की हुकूमत या तालिबान को क़यादत को मानने के लिए तैयार हैं? अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तालिबान के नुमाइंदे, तालिबान के तर्जुमान बार बार इस बात का इयादा जरूर कर रहे हैं कि तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत के ओहदेदारों को आम माफी दे दी है, आप मुल्क छोड़कर बाहर ना जाएं और जो लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं वो अफगानिस्तान वापस आए और अफगानिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। लेकिन इन अपीलों के बावजूद अगर एयरपोर्ट पर लगातार वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत वो काबुल से निकल जाएं, तो ये क्या बताता है? क्या यह इस बात की गमाज़ अक्कासी नहीं करता कि तालिबान पर अब तक अफगानिस्तान के अवाम का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तमाम अवाम का, लेकिन बेशतर जो हालात दिख रहे हैं उससे यही लगता है कि तालिबान एतमाद बहाल नहीं कर पाया है और अब भी लोगों को तालिबान के नाम से डर महसूस होता है। ऐसे में G7 ममालिक आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इजलास हो रहा है। उन्हें फिक्र इस बात को लेकर है कि 31 अगस्त जो तारीख तय की गई है इनखला की, क्या 31 अगस्त तक यह इनखला मुकम्मल हो पाएगा? ऐसी खबरें हैं कि जो बाइडेन पर इस बात को लेकर लगातार G7 के दीगर ममालिक दबाव बना रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत करे और इस तारीख में तौसी करे। लेकिन तालिबान का रुख जो सामने आया है उसके मुताबिक वो इस तारीख में तौसी के हक में नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 31 तारीख जो अगस्त महीने की है, क्या वाकई उसमें तौसी होगी या नहीं होगी? उसके बाद क्या होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज अगले आधे घंटे हम करेंगे माहिरीन से गुफ्तगू। बने रहे हमारे साथ। तो हम आपको यह बता दें कि इस वक्त G7 इजलास में यह मुद्दा खासतौर से जोर शोर से छाया हुआ है कि किस तरह से तालिबान को इस बात के लिए राजी करने के लिए जो बाइडेन को राजी कर लिया जाए और जो 31 तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया जाए ताकि तमाम उन्हें बहिफाजत वहां से निकाला जा सके। फिलहाल मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 4 तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इन 4 तस्वीरों में अफगानिस्तान का दर्द छुपा है, अफगानिस्तान के अवाम का दर्द छुपा है। एक तस्वीर तो आप ये देख रहे हैं जो सबसे ऊपर दाहिनी तरफ है तस्वीर, उसमें आप ये देखिए कि लगातार तालिबान के जो बड़े लीडर हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, वो इस बात को लेकर वहां के मसाजिद के आइम्मा पर जोर दे रहे हैं कि वो लोगों को समझाएं कि तालिबान से उन्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तालिबान उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि तालिबान पर आखिर लोगों का भरोसा क्यों नहीं जम रहा। दूसरी तस्वीर जो आप ऊपर बाईं तरफ देख रहे हैं वो तस्वीर उस काफले की है जिसके बारे में यह बताया गया कि पंजशीर घाटी में जो एक चैलेंज है तालिबान को और तालिबान की सो कॉल्ड क़यादत को, उसका मुकाबला करने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाके भेजे और पंजशीर घाटी को तालिबान ने घेर रखा है। जबकि जो तालिबान की मुखालिफ यानी उसकी अपोजिशन की जो वहां पर ताकतें हैं, वहां से यह खबर आ रही है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। तालिबान के हुक्काम का कहना है कि हमें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और अमन की बातचीत की पेशकश की बात कही जा रही है। तो ये एक तालिबान को चैलेंज है बहुत बड़ा। तीसरी तस्वीर जो नीचे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, यह तस्वीर
भुलाए नहीं भूल सकते। आपने अगर एक बार भी देखा होगा तो उसे आप बार बार आपका जहन दोहराता होगा। हमने इसलिए एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाई है ताकि आप ये अंदाजा कर सकें कि अफगानिस्तान में, काबुल में लोगों के दिलों में तालिबान का खौफ किस तरह है कि वो किसी भी सूरत निकल जाना चाहते हैं। हालांकि इस तस्वीर को आज 6-7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उस प्लेन में सवार कुछ लोगों के गिरने और उनके मरने की खबर और उनकी तस्वीरें वो बहुत कुछ याद दिलाती हैं। चौथी तस्वीर जो नीचे आप देख रहे हैं बाईं तरफ, इस तस्वीर में यह दिखाया जा रहा है, तालिबान ने ये तस्वीर जारी की और यह बताया है कि हम वहां हाईवेज की मरम्मत भी करा रहे हैं और ये हाईवेज की मरम्मत की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही यह बताया गया है कि बच्चियों के स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। क्या यह तस्वीर पूरे अफगानिस्तान की है या सिर्फ यह एक तौर से कोशिश है अपने चेहरे को साफ सुथरा दिखाने की? अब हम सीधे आते हैं अपने मेहमानों के पास, उनसे हम कई सवाल करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तालिबान में कुछ तब्दीली आई है। क्या जो G7 का इजलास चल रहा है वो इस बात को लेकर है कि जो G7 के जो कंट्रीज हैं, जो ममालिक हैं, वो फिक्रमंद हैं कि कैसे सेफ्टी के साथ उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो निकाले जा सकें। आखिर उनमें भी इतना डर क्यों है? क्यों 31 अगस्त की तारीख को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 31 अगस्त तक इनखला हो जाएगा, इवैक्यूएशन हो जाएगा या उसे बढ़ाया जाना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं। हम सीधे सबसे पहले रुख करेंगे, हमारे साथ हैं आदित्य राज कौल जो कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर न्यूज 18, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास, एक्सपर्ट है आलमी उमूर के। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। आदित्य राज कौल साहब, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं, यह जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सूरत हाल है वो अंदरूनी तौर पर कैसी है और आलमी सतह पर, यानी जो दूसरे कंट्रीज हैं, खासतौर से G7 जो अभी इजलास कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की सिचुएशन बन रही है? आदित्य राज कौल साहब, मेरा आपसे सवाल है। जी, बेसिकली पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा कर चुका है और दूसरा, खासकर हक्कानी नेटवर्क जो तालिबान का एक बहुत ही अहम अंग है, उसने काबुल पे अपना जो है डेरा बसाया हुआ है। और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी रहा है कई सालों से, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है उनको शह दी है बड़े वक्त से। और दूसरा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आलमी स्तर पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोशिश अब कर रही है इवैक्यूएशन का, या यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर मीटिंग हो रही है, G7 के स्तर पर मीटिंग हो रही है, दिस इज टू लिटिल टू लेट। मैं कहूंगा बहुत देरी से दुनिया भर में जागरूकता आई है या अब अफगानिस्तान के लिए कंसर्न है, जो कि पहले होनी चाहिए थी। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट दरकिनार कर दिया गया। जब वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, जब वहां पर बच्चे मारे जाते थे, जब अफगान महिलाओं पर हमले होते थे, स्कूलों में, अस्पतालों में और अफगानिस्तान की सरकारी इमारतों में जब बम ब्लास्ट होते थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना पल्ला झाड़ती थी। उस वक्त कंसर्न उतना ज्यादा नहीं दिखाती थी। हाँ, इंटरनेशनल एड बहुत ज्यादा आया, हाँ एनजीओज ने भी बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस पूरी तरीके से विफल रहा किसी तरीके का भी वहां पर योगदान करने में पीस के लिए। अब जो पीस प्रोसेस चला पिछले 2-3 साल से, ज़ल्मई खलीलज़द जो वहां के ऑनवॉय थे, अमेरिका के स्पेशल ऑनवॉय अफगानिस्तान के, वो उससे पहले माइक पॉम्पियो थे, उसके बाद एंटनी ब्लिंकन आए, बाकी लोग आए, दोहा में वार्तालाप हुआ, लेकिन जितनी भी कमिटमेंट्स थी उस पर तालिबान जो है उसमें यू टर्न लिया। अब हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं, तालिबान जो 2.0 बोला जा रहा है कि तालिबान का दूसरा वर्जन, वो तालिबान की मानसिकता तो वही है, लेकिन तालिबान में बदला ये है कि वो अपनी गलतियां सुधार रहे हैं इस लिहाज से कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो रणनीति है, उनका जो पीआर है, वो दुनिया को दिखाता कुछ और है और अंदर जो उनकी मानसिकता है या उनका जो आइडियोलॉजी है वो कुछ और है। अभी भी वो जो इस्लामिक शरिया लॉ है उसको पालन करने को लोगों को बोल रहे हैं। अभी भी वो बोल रहे हैं कि जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो स्कूल ठीक से जो है पर्दा लगाकर जाएं या उस तरीके से माहौल बने। अभी भी जो एंकर है वहां पर टीवी चैनलों में अफगानिस्तान में, उधर महिलाओं को बोला जा रहा है आप एंकरिंग नहीं कर सकते, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मानसिकता तो वही है, लेकिन दुनिया भर में हमको देखना पड़ेगा कि हजारों अभी भी अफगानी हैं जिनको इवैक्यूएट करना है। और 31 तारीख तालिबान ने अब बोल दिया है कि आखिरी तारीख है, उसके आगे हम नहीं बढ़ने वाले। तो उसके आगे जो अफगानी वहां फंसे हुए हैं उनका क्या होगा,
उनकी जिंदगी कौन बचाएगा और दुनिया भर क्या मौन रहेगी उस वक्त भी? जी, ये एक अहम सवाल है और मैंने जैसा कि आपको 4 तस्वीरें दिखाई थी, मैं फिर चाहूंगा कि उसे एक बार दिखाएं तस्वीरों को, ताकि ये पता चले कि तालिबान जो अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है, 1 हफ्ते पहले वहां की सिचुएशन थी, 2 दिन पहले वहां सिचुएशन कैसी थी, कैसे अब भी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत वो काबुल से निकल जाए। इस बीच अगर तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, ये दावा करते हैं कि हम अपने हाथों को मजबूत कर रहे हैं और हम जो क़यादत है, जो निज़ाम है, उसे हर सूरत संभालने की अहलियत रखते हैं, इस पर सवाल अब भी उठता है। हमारे साथ प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास भी हैं। सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि अब चूंकि जैसा अभी आदित्य राज जी ने कहा कि यह एक हकीकत है कि तालिबान काबुल पर, अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, इसे तस्लीम करना होगा, लेकिन सवाल अब यह भी है कि क्या तस्लीम करने के साथ ही ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि क्या वाकई हम उस तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं जो आज से 20 साल पहले जिस चेहरे के साथ दुनिया के सामने आया था, या ये तालिबान ऐसा तालिबान है जो फिलहाल बदला बदला सा नजर आ रहा है। कुछ बड़ी ताकतें जो पिछली बार भी उसके साथ नहीं थी, इस बार रूस और चीन ने खुले तौर पर तो नहीं, ये कह ले कि उसके हिमायत का ऐलान तो लगभग कर ही दिया है। पाकिस्तान उसके साथ है ही, ईरान भी चूंकि अमेरिका को सरी बनती है तो वो नतीजे में इसका समर्थन करने के लिए शायद राजी ही हो जाए। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि तालिबान के सामने अभी चैलेंजेस क्या हैं और हिंदुस्तान ने जो अपना एक मौकफ, जो स्टैंड बना रखा है, क्या ये बिल्कुल सही है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो 3 क्वेश्चंस आपने पूछ लिए, तो सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊंगा कि तालिबान क्या बदला बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, 20 साल पहले का तालिबान और अभी का तालिबान काफी ज्यादा कोच्ड है। इसको सिखाया गया है, इसको समझाया गया है कि दुनिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कैसे अपने आप को पेश करना है। तो ये वाकई सच्ची बात है कि कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ तालिबान सामने आया है, पर उनका जो बेसिक मूल मंत्र है वो तो वही है, टेररिज्म सपोर्टेड है, वो तो वही है, नेगेटिविटी ओरिएंटेड है। तो हमें वो मूल मंत्र उनका आहिस्ता आहिस्ता सामने आता ही दिखाई देगा। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट्स अपने करने शुरू कर दिए हैं और टेलीविजन पे या एजेंसीज के सूत्रों से कितने फोटोग्राफ्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे कि शरेआम बाजारों में उन्होंने लोगों को पनिश भी किया है, औरतों को मजबूर कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकले, और जिस तरह का दहशत का माहौल उन्होंने वहां फैला दिया है, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि उनका जो बेसिक प्रेमाइज है या जो बेसिक उनका फंडामेंटल्स हैं वो वही है। हाँ, कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस उन्होंने जरूर किए हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी से इमदाद चाहिए, वो इंटरनेशनली अलग थलग होके नहीं रहना चाहते। तो इस सब के मद्देनजर उन्होंने जरूर कुछ यहाँ से वहां चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो तालिबान का असली रूप है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा जब कि अमेरिका या बाकी कंट्रीज वहां से बाहर निकल जाएंगे और जो इवैक्यूएशन प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि तालिबान फिर अपने उसी स्वरूप में आ जाएगा जिसकी वजह से उसने इतना ज्यादा बारबैरिक एक्ट्स, जिसे मैं कहूंगा, किए थे पिछले तालिबान 1.0 के ड्यूरिंग। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि अब भारत का क्या इसकी तरफ रुझान रहेगा, भारत की क्या सोच रहेगी और कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी उनको, कुछ देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चाइना ने और पाकिस्तान ने तो अपना बिल्कुल साफ तौर से रुख जाहिर कर दिया है, और रशिया का भी झुकाव उनकी तरफ है और ईरान का भी झुकाव उनकी तरफ है। तो अफगानिस्तान को थोड़ी बहुत इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है, और इसी के मद्देनजर तालिबान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका 31 अगस्त तक यहां से बाहर जाना चाहे या ना जाना चाहे, पर हम चाहेंगे कि वो 31 से पहले अपने सारे प्रोसेसेस, इवैक्यूएशन प्रोसेसेस कंप्लीट करें और यहां से निकल जाएं। इसके मद्देनजर भारत अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी देख रहा है। अभी इसी हमारा हमेशा से यही रवैया रहा है कि हमारे नेबर्स जो हैं उनके साथ हमारा एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप रहे, बट भारत की दूसरी तरफ से हमेशा ये अप्रोच रही है कि कोई भी ऐसा देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा है या दुनिया में बेसिक
जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे कि माइनॉरिटीज, विमेन, उनके अगेंस्ट आप देख रहे हैं कितनी एट्रॉसिटीज कमिट हो रही हैं। तो भारत का इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी ऐसे देश को सपोर्ट नहीं करते जहां पे औरतों के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज हो, बच्चों के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज हो, जहां पे उनके लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज पनप रही हैं। तो इसके ऊपर भी भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, और भारत ऐसे देशों को, या तालिबान हो या कोई भी ऐसा देश हो, या अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, तो क्या मेरा यह सवाल था कि जिस तरह से पिछले टेन्योर में भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की जो रूलिंग थी उसे एंगेज नहीं किया था, जो हम इंटरनेशनली जो वर्ड यूज किया जाता है, मेरे ख्याल से मैं सही यूज कर रहा हूं, तो क्या इस बार अगर जब आप खुद ये कह रहे हैं कि चीन ने उसे एक्सेप्ट करने का इशारा दे दिया है, पाकिस्तान उसके साथ है, रशिया का भी लगभग ऐसा ही इशारा है, तो क्या ऐसे में अगर भारत का ये मौकफ लंबे वक्त तक रह जाता है तो क्या इन ममालिक को जो पहले से हमारे साथ गाहे बगाहे दुश्मनी निभाते रहते हैं, क्या इन्हें एक और मौका मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखिए, इस टाइम पे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया उस पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं जहां पे कि वो अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल कर सके या अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत भी अफगानिस्तान में कर चुका है। वहां पे काफी सारी ऐसी स्कीम्स की, डैम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स का बना रहा था भारत, जिससे कि अफगानिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाया जा सके। तो भारत ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी वहां कर रखी है, काफी चीजें ऐसी भी वहां पे उन्होंने अपने फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजीज थी उसमें अफगानिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहने वाला था। पर जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान वहां पहले पहुंच गए हैं, और वो नेगेटिव, देखिए वो दोनों देश नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत अपने जो मूल विजन है, जो मूल मंत्र है, जो इंटरनेशनली भारत का एक सोच है और एक स्टेटस है, उससे नहीं हटेगा और ना ही हटना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है मनाज साहब कि अगर इसी तरह का स्टेटस वहां बना रह गया, ये तो जाहिर सी बात है कि हर आने वाले दिन देखना होगा, जैसा अभी आदित्य राय साहब कह रहे थे कि तालिबान बदला सा दिख जरूर रहा है, लेकिन कोर में जो बदलाव है वो उसके इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर फिर भी है कि क्या अगर जो यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से चीन और रशिया का इशारा तो साफ दिख रहा है, अगर कोई एक कंट्री भी, जैसा कि G7 के इजलास से बात सामने आ सकती है शायद, कि जो कहा है उन्होंने पहले, आप अमेरिका से तो ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि चूंकि उन्होंने पूरा एग्रीमेंट ये हुआ है, ये बैठकों के बाद ये फैसला हुआ है, तो आज न कल वो उसे शायद मान ले। ऐसे में भारत को कब तक इंतजार करना चाहिए और कब तक इंतजार न करने में उसका नुकसान है? देखिए, भारत को जरूर इंतजार करना चाहिए। आज की सिचुएशन पल पल बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, और भारत इंतजार करेगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी कंट्रीज का झुकाव तालिबान की तरफ होता गया तो भारत को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि उनका वो बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो पिकअप कर जाएगा। वहां पे जो न्यू सिल्क रोड पॉलिसी थी अमेरिका की, वो कैंसिल हो जाएगी, जिसके साथ भारत जुड़ रहा था। तो इकोनॉमिकली भारत को बहुत लॉस होगा। पर मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोच है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ के सामने हम अपना एक पक्ष रखते हैं, उस पे भारत जरूर स्टैंड करेगा, चाहे जितना भी नुकसान हो। बिल्कुल। आदित्य राय साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसी खबरें हैं उसके मुताबिक 26 तारीख को हिंदुस्तान में भी एक ऑल पार्टी मीट होने वाली है, खास तौर से इसी मौजू को डिस्कस करने के लिए। क्या यह लगता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है अब तक का बेस्ट जो हो सकता है कि वेट एंड वॉच उस पॉलिसी पे जा रही है, और आगे क्या करना है ये ऑल पार्टी मीट के बाद शायद तय हो जाएगा? देखिए, पिछले चंद दिनों में और पिछले खासकर 1 से 1.5 हफ्ते में मेरी मुलाकात सिक्योरिटी के सीनियर नुमाइंदों से हुई भारत में, और साथ में पॉलिटिशियन से भी हुई, और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से तो मेरे को पूरा यकीन है कि ऑब्वियसली पिछली बार की तरह भारत जो है डायरेक्टली लिहाज में जो है तालिबान के साथ एंगेज भी नहीं करेगा और लेजिटिमेसी नहीं देगा, क्योंकि भारत का स्टैंड साफ रहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। भारत सिर्फ भारत में नहीं, कहीं पर भी आतंकवाद हो उसके खिलाफ है। और मुझे लगता है 26 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक ब्रीफिंग दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर खुद दें, और उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या मुश्किलात भारत को अभी आया है तालिबान के कब्जे के बाद। अभी सिक्योरिटी के हिसाब से पाकिस्तान का कितना कब्जा है, हक्कानी नेटवर्क का कितना कब्जा है, और अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं,
उनको निकालने में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि कमर्शियल सेवाएं बंद हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि डायरेक्टली बायलैटरल लिहाज से लेजिटिमेसी भी नहीं देगा, एंगेजमेंट भी नहीं होगा, लेकिन साथ ही बैकग्राउंड लेवल पर, बैक चैनल पर बातचीत जरूर होगी, और मुझे लगता है हो भी रही है। पिछले चंद महीने से मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली और तालिबान के बीच में बैक चैनल में कुछ लिहाज में मल्टीपल लेवल्स पे बातचीत हुई है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन भारत ट्रेडिशनली बहुत क्लोज रहा है डेमोक्रेसीज के साथ, तो भारत डेमोक्रेसी का साथ देगा, आतंकवाद के खिलाफ बोलता रहेगा। और दूसरा एक और चीज अहम देखना होगा कि पंजशीर घाटी में, पंजशीर वैली में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। अमरुल्लाह सलेह जो वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, और अब अपने आप को राष्ट्रपति कहते हैं, केयरटेकर, वो अहमद मसूद के साथ बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पर। क्या उनको वेस्टर्न मुल्क सपोर्ट करेंगे? क्या ताजिक या ताजिकिस्तान भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खुद भी वो ताजिक है? और भारत का इसमें क्या अहमियत रहेगी? क्योंकि ट्रेडिशनली अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद के भारत बहुत ही क्लोज रहा है, विचारधारा कई मायनों में सही है। वो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ दो टूक बोलते हैं, और अभी भी पिछले कई दिनों में जो उनकी बातचीत हुई है या सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट आए हैं, उन्होंने भरपूर कहा है कि वो अफगानिस्तान की तरह लड़ते रहेंगे, तालिबान की कुछ भी लेजिटिमेसी नहीं देंगे उनकी हुकूमत को, और उनका रेजिस्टेंस जो है जारी रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये अहमियत जरूर होगी कि पंजशीर घाटी को दुनिया भर से कितना सपोर्ट आता है, क्योंकि वो एक घाटी है, बीच में है अफगानिस्तान के, उनके बॉर्डर नहीं है कोई भी, तो जो रिसोर्सेज हैं या एम्युनिशन है या बाकी पैसा है, उनको कहां से मुहैया लेकिन होगा? जो अभी इस बारे में खबरें आ रही थी, उसके मुताबिक क्या ये लोग आपस में बातचीत करेंगे? चूंकि जो तालिबान के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि हमें बातचीत के लिए लगातार वहां से फोन आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमरुल्लाह हैं या मसूद हैं, उनकी तरफ से बात ये सामने आ रही है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमें जो है हमें कोई हरा नहीं सकता। तो क्या आप वहां पर एक टकराव देख रहे हैं, या फिर जैसा कि तालिबान ने भी आपको बदले हुए दिखाने की कोशिश की है, क्या वो इस तरफ भी आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक चीज स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि 90 से ही हमने देखा है कि पंजशीर घाटी एक ऐसा इलाका है जहां पर तालिबान कभी भी अपना कब्जा नहीं कर पाया। और अब क्या है, पिछले एक हफ्ते से जब से तालिबान ने काबुल पे टेक ओवर किया है, एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गया है। प्रोपेगेंडा तालिबान की तरफ से भी हो रहा है, प्रोपेगेंडा पंजशीर वैली में अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद की तरफ से भी हो रहा है। तो अहमद मसूद ने मीडिया से बात करते हुए और अमरुल्लाह सलेह ने भी कहा है कि वो लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत हो भी रही है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे, तालिबान को लेजिटिमेसी नहीं देंगे, और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो है रेस्टोरेशन पूरे अफगानिस्तान में हो। ये तालिबान को कब तक मंजूर होगा या क्या होगा, ये देखना अहम है। लेकिन पिछले बीते 24 से 48 घंटे में हमने ये भी देखा कि अमरुल्लाह सलेह ने और अहमद मसूद के जो अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा कि 300 तालिबान के लोगों को मारा गया है। तालिबान ने बोला कि उन्होंने पंजशीर घाटी पे हमला कर दिया है, उनके रूट्स जो है ब्लॉक कर दिए। तो प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से भारी मात्रा में चल रहा है। लोकली वहां पर जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है सच्चाई में। लेकिन ये जरूर है कि टकराव की स्थिति है, बातचीत भी चल रही है, नेगोशिएशन जारी है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि विचारधाराओं की भी लड़ाई है ये, तो इसलिए तालिबान। मैं मनाज साहब आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि अमेरिका ने वहां से वाइप आउट किया, वहां से वो मतलब वो निकल रहा है, और उसने पहल की, उसने ये अग्रीमेंट साइन किया। अब नाटो के जो भी दूसरे जो कंट्रीज हैं अमेरिका की लीडरशिप में, वो सब वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं, और न सिर्फ इवैक्यूएट कर रहे हैं बल्कि इवैक्यूएशन के लिए उन्हें लगता है कि शायद 31 तक ना हो जाए, तो हमें इसके लिए दबाव भी बनाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या तब भी अमेरिका इस तरह से अपने नैरेटिव पर पक्का रहेगा कि हम ऐसे किसी कंट्री को जिसका बैकग्राउंड जो है वो दहशत का रहा है, आतंक का रहा है, क्या अमेरिका तब भी उसके सपोर्ट में रहेगा? क्या अमेरिका उसके खिलाफ फिर से कोई एक्शन लेगा? और अगर एक्शन लेगा तो वो किस तरह का हो सकता है? वर्ल्ड कम्युनिटी का किस तरह का रुझान हो सकता है, चूंकि अभी तो आप जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि 31 अगस्त अभी बहुत दूर है। जिस तरह से हर दूसरे दिन या हर कुछ घंटों में वहां सिचुएशन चेंज हो रही है। तालिबान बार बार एंगेज करने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल सेटअप से, जैसे हामिद करजाई से भी मुलाकात की, हक्कानी नेटवर्क के मेन लीडर उनसे मिले हैं,
और पंजशीर में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सब, इन सब के मद्देनजर पल पल चीजें, सिचुएशंस इवॉल्व हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। बट यस, मुझे ये नहीं लगता कि अगर बाय चांस वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, जो कि तालिबान भी कह रहा है कि हम चाहते हैं वैसी सरकार आए और सारे लीडर सामने आए, तो अमेरिका अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा। अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी ऐसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा जहां से आतंकी नेटवर्क, टेररिस्ट इवॉल्व हो रहे हैं, बिल्डअप हो रहे हैं। पूरी दुनिया का मेरे को लगता है अभी, जैसे कि जो बाइडेन जी, चलिए देखते हैं क्या होता है G7 में फाइनली क्या हुआ, और क्या तालिबान ने जो कहा था कि हम 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या इस पर कुछ अब एक नया यहां से एक नई बहस या नई कोई सिचुएशन बनती है। और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छा है, जैसा हमारे माहिरीन कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, और देखना ही होगा, चूंकि वो हमारा पड़ोस, लगभग मान ले कि पड़ोसी मुल्क है, इसलिए वहां की तब्दीली हमारी नजर बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।